बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना सिंध बोर्ड क्लास 11 का बायोलॉजी का फ़र्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो हमने नया चैनल क्रिएट किया है स्टडी स्टार्स। तो आप लोग प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग की कोचिंग शुरू हो गई है और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, या अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चे कोचिंग नहीं जाते तो वो ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, तो भी आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हमने आज 3 टॉपिक अपने कवर करना है। एक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, केमिकल कंपोजिशन और फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो अगर 9-10 में आप लोगों ने किसी भी जो है वो चैप्टर में किसी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आप लोग के रहे, तो इंशाल्लाह यहाँ आप लोग क्लियर हो जाएंगे और हर चीज़ आप लोग को बताई जाएगी। और इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आप लोगों को देखना हो किसी और क्लास का तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, कवर कर रहे हैं, इसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जब भी हम वैसे अपने चैप्टर शुरू करते हैं तो हमें उस चैप्टर का मीनिंग समझना चाहिए कि उस चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो अगर हम चैप्टर का नाम देखते हैं, तो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो आप लोगों ने पहले बायोलॉजिकल वर्ड्स तो सुना ही होगा और मॉलिक्यूल भी नाम सुना होगा, सही है। तो बायो हमने जब पहले हम क्लास 9 में इंट्रोडक्शन चल रहा था हमारे पास बायो का, क्या बायो होती क्या, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम स्प्लिट हुआ था साइंस सब्जेक्ट। तो जब बायो का स्प्लिट हुआ तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में ही बायोलॉजी का मतलब बताया गया था। तो बायो का मतलब बताया था कि बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसका क्या हुआ मतलब कि हम जो है वो लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। अब वो लाइफ किसी भी हो सकती है, वो एक एनिमल की लाइफ भी हो सकती है, एनिमल्स भी उसमें आ सकते हैं, उसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं, उसमें डिफरेंट तरह के हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, बैक्टीरिया होगा हमारे पास, डिफरेंट तरह के जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनकी स्टडी को हम बोलेंगे बायोलॉजी, जिनकी स्टडी हम यहाँ कर रहे होते हैं। लेकिन अभी हमें बायोलॉजी तो हमने समझ लिया कि बायोलॉजी क्या है, अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं। तो इसके लिए हम ये बताया था कि हम सिखाते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स नाम आप लोगों ने बायो में भी सुना होगा और साथ साथ केमिस्ट्री में भी सुना होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब एटम हमारे पास जो फंडामेंटल पार्ट हैं किसी भी मैटर का, जो हमारे पास फंडामेंटल पार्ट है, फंडामेंटल मतलब कि बेसिक पार्ट हो गए, या हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं। फंडामेंटल पार्ट होते हैं हमारे पास फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैटर। मैटर हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो कि मास हो जिसके पास, वो हमारे पास मैटर कहलाती है। तो मैटर का फंडामेंटल पार्ट में होता है एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम्स जब हमारे पास आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जब एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का वर्ड में चल गई एटम से मिलकर बना हुआ है। अब हम ये समझ लेते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का मतलब है, बायोलॉजी के वर्ड से समझ आती है कि लाइफ की स्टडी हम कर रहे हैं। बायोलॉजिकल मतलब है कि कुछ भी रिलेटेड टू लाइफ हमारे पास, ठीक है, लाइफ से कुछ भी हमारे पास कुछ चीज़ अगर रिलेट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, हमने वर्ड सुना होगा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो प्रोसेस हमें पता है कोई चीज़ हमारे पास चल रही है, कोई प्रोसेस है, रिस्पिरेशन हो गया, हमारे पास कोई और प्रोसेस हो गया, तो हमारे पास कहलाता है वो प्रोसेस है हमारे पास। लेकिन अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, वो प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो हमारे पास प्रोसेसेस कहलाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो अब हम फाइनली अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से क्या मतलब हुआ है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब वो कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, उनका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास अभी बोलते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमारे पास का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में
पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के लेते थे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं हमारे पास, तो हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो हमारे लिविंग ऑन से कुछ तो रिलेशन है ना इसका, तो एक्सहेल कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन है उसको हम इनहेल कर रहे होते हैं, ये दोनों की वजह से हमारे पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से हमारे पास रिस्पायरेशन हो रही होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की रिस्पायरेशन हो रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास पॉइजनस सब्जेक्ट हमारे पास पॉइजनस कहलाते हैं बॉडी के लिए, तो हमारे पास बॉडी के लिए पॉइजनस होगा, हमें इसको एक्सहेल करना ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास इनहेलेशन और एक्सपायरेशन का जो हमें प्रोसेस है वो हमारे पास ये कर रहा होता है। तो इनहेलेशन एक्सपायरेशन जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले प्रोसेस को बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमने इसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसका वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री जब हम क्लास 9 में थे तो हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टडी की थी। अगर आपको याद हो तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमने याद भी की होगी। तो बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जो हमने बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच को स्टडी किया था, मतलब एक डेफिनेशन ही याद की थी, ज़्यादा स्टडी नहीं किया था। ये हमने चीज़ बायो में ही पढ़ी थी। ठीक है, क्लास 9 में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। और बायोकेमिस्ट्री होल जो पूरा चैप्टर है वो हमने क्लास 10 में केमिस्ट्री की बुक में पढ़ा था। अगर आप लोग को थोड़ा याद हो तो हमने बायोकेमिस्ट्री हमने 9 में पढ़ा था, एज अ डेफिनेशन से पढ़ा था। और बायोकेमिस्ट्री होल जो पूरा चैप्टर है वो हमने क्लास 10 में भी स्टडी किया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं थी जितना अब ज़्यादा हमारे पास इंक्लूड मौजूद है यहाँ। क्लास 10 वाली पूरी केमिस्ट्री तकरीबन इसमें है जो कि डिटेल में है। उसमें वाइटामिन भी हमारे पास मौजूद थी, लेकिन इसमें वाइटामिन मौजूद नहीं है। इसके अलावा सारी चीज़ें हमारे पास चैप्टर में मौजूद थी। हमारे DNA RNA प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ इसमें मौजूद है। तो हम बायोकेमिस्ट्री यहाँ स्टडी करेंगे। अब बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस हम लोग को पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। बायोलॉजी इम्पोर्टेंट ब्रांच, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, क्या सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट ब्रांच है। अब क्यों इम्पोर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि अगर देखें हमारे पास हर चीज़ बायोकेमिस्ट्री आगे हम आगे बढ़े हैं ये सिग्निफिकेंट क्यों रखते हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक स्कूल होता है। ठीक है, एक स्कूल होता है हमारे पास। स्कूल एक वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हम जाके पढ़ेंगे, सीखेंगे, काम करेंगे अपना। ठीक है, ये हमें स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हमें काम सीखेंगे, करेंगे। लेकिन स्कूल के अंदर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, मैडम होती हैं। ठीक है, पता है हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रिंसिपल, मैडम, ये सब लोग होते हैं। स्कूल तो इम्पोर्टेंट है अपने लिहाज से, लेकिन अगर स्कूल के अंदर की बात की जाए तो स्कूल के अंदर कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर, हेड, प्रिंसिपल, इस तरह के जो लोग हैं हमारे पास वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ स्कूल के अंदर। बाकी भी टीचर जो हमारे पास मौजूद है इनके बाद जो टीचर्स हो गए हमारे पास, जो हमारे पास दूसरे स्टाफ हो गए, वो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं। ये बात नहीं है अगर वो स्कूल से यहाँ चले जाएँ तो हमारे पास जो है वो स्कूल का कोई मकसद नहीं रहेगा। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ हमारे पास बायोलॉजी। तो हम बात कर रहे थे कि स्कूल हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर अगर स्कूल में देखा जाए सबसे ज़्यादा ऊपर है जो हमारे पास पोजीशन में मौजूद होते हैं। तो हमारे पास ये होता है उनके पास टीचर और स्टाफ भी कहीं ना कहीं तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल सीधा है ना, हमारे पास ये बायोलॉजी है, ये हमारे पास है बायोलॉजी। ठीक है, ये एक कम्प्लीट सब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, अब बायोलॉजी के अंदर हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन उनमें जो बायोकेमिस्ट्री है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रांच है। जैसे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ इंपॉर्टेंट है, वैसे हमें बायोकेमिस्ट्री है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच। दूसरी भी ब्रांचेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी हिस्टोलॉजी हो गई। हिस्टोलॉजी, ठीक है, ये हमारे पास टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास मॉर्फोलॉजी हो गई। ठीक है, मॉर्फोलॉजी जब इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उनको मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं, स्ट्रक्चर का पूरा ब्रांच को।
और हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी ब्रांच अपने लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितनी बायोकेमिस्ट्री है उसकी कोई ब्रांच नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच हमारे पास बायोकेमिस्ट्री होती है। इसलिए बायोकेमिस्ट्री के जब आप चैप्टर है ना, और बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर है, तो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री बेसिस को रिलेट किया। ठीक है, तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की ये भी चीज़ होती है कि बायोकेमिस्ट्री, ये भी वर्ड हमारे पास एक टर्म यूज़ की जाती है, बायोकेमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ बायोलॉजी। बैकबोन आपको पता है सपोर्ट सिस्टम होता है हमारे पास, बैकबोन हमारे पास सपोर्ट सिस्टम होते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि बायोलॉजी का सपोर्ट सिस्टम ही हमारे पास कौन है, बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, अब हम फाइनली में टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देना ज़रूरी होता है। अगर डायरेक्ट हम टॉपिक पे आ जाएँ तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों को अगर पहले की चीज़ नहीं पता होगी बैकग्राउंड की, तो उस टॉपिक पे आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले बेसिस क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम टॉपिक पे आए। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो हम बुक से रीड करें, ताकि आप लोग बुक जब पढ़ें तो आप लोग को ये ना कि बुक में क्या लिखा है, बुक से हम रीड कर करके आप लोग को बताएंगे कि क्या लिखा है। ठीक है, तो अपनी बुक को लीजिए आप लोग, और बुक से आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। हमारे पास जैसे मैंने बताया कि ब्रांच है बायोलॉजी की, जो कि हमारे पास बायोकेमिकल बेसिस बताया, बायोकेमिकल फाउंडेशन बताया लाइफ की, कि लाइफ किस तरह बायोकेमिस्ट्री पे डिपेंडेंट है, किस तरह हमारी बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, किस तरह हमारे पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों इन्वॉल्व है हमारे पास लाइफ में। तो वो हमारे पास बताता है बायोकेमिस्ट्री बताता है। ठीक है, क्या बताते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के जो बायोकेमिकल बेसिस हैं, जो हमारे पास बायोलॉजी भी जिस एक्सपर्ट में आ रही है, जहाँ जिस एक्सपर्ट में हमारे पास केमिस्ट्री भी आ रही है, हम उसको स्टडी करने का बायोकेमिस्ट्री होती है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है बायोकेमिस्ट्री की, डेफिनेशन आप लोग अच्छी तरीके से याद करनी है। ठीक है, ये आप लोगों से एमसीक्यूज में आप लोगों ने वैसे तो देखा होगा कि हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं वो बुक के ही आ रहे होते हैं एमसीक्यूज, टाइम टाइम आप लोगों ने देखा होगा बुक के एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग एमडी के एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसमें हमारे पास जो एमसीक्यूज होते हैं बिल्कुल बुक के नहीं, मतलब बुक आपको अच्छी तरह से पढ़नी होती है, लेकिन बुक के वही सेम एग्जैक्ट जो बुक के एंड एमसीक्यूज लिखे हैं वही ज़रूरी नहीं है कि सेम हमारे पास मौजूद हो। तो हमारे पास बुक से आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन आप लोग इसमें से याद करिएगा। इसमें क्या होगा कि आप लोगों की एक तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आप लोग डेफिनेशन आ जाएंगे बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। सेकेंडली आप लोग का हो सकता है कि कोई डेफिनेशन ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, आप लोग का ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है, अगर डिफाइन द फॉलोइंग का, क्या लोग देखो ना 9 टाइम में क्वेश्चन ऐसे आप लोग को आते हैं डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, अगर डिफाइन द फॉलोइंग आ जाता है, वैसे तो ये अब अगर क्लास में आता नहीं इतना कैसा कि आप लोग ये डिफाइन करें, लेकिन इफ अगर आप लोग आते हैं बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर दिया और भी कोई एक बार लिखा हुआ आ जाए, तो आप लोग जो है वो बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो आप लोग बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर लेगा। हम चीज़ आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है हमारे पास कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ड्यू सम रीजंस गिवन बिलो। अभी आपको बताया कि हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की, जैसे हमने पढ़ा है कि स्कूल में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। इसलिए हमारे बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री बैकबोन है, सपोर्ट सिस्टम है बायोलॉजी का। अगर बायोकेमिस्ट्री ना हो तो बायोलॉजी अधूरी रह जाए। ठीक है, it provides information about all the processes carried out in the living organism। हमारे पास ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है हमारे पास, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है हमारे पास, जो भी हमारे पास प्रोसेस मौजूद होते हैं उनको हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है, बायोकेमिस्ट्री करता है। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन, हमें पता है कि हमारे पास जब बॉडी, हमारे पास जब एक न्यू, जैसे हमारे पास एक सेल हो रहा है तो सेल डिवीजन का हमारे पास जो प्रोसेस है, सेल डिवीजन का प्रोसेस है। अभी बताइए हमारे पास एक जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पता है ना बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्यों बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि हमारे पास ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है। ठीक है, इसको बताना। इसके अलावा हमारे पास कंस्ट्रक्शन बॉडी से हमें किसी भी कंस्ट्रक्शन बॉडी से एटम्स हैं, एटम से हमारे पास करके बनता है मॉलिक्यूल। पता है आप लोगों ने पढ़ा होगा 9 में कि मॉलिक्यूल से हमारे पास जो है वो सेल बन रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे सेल से टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, और इसी तरह हमारे पास सोमा चेन टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम हमारे जितना बनता है, फाइनली लिविंग ऑर्गेनिज्म पर बन जाएगा। तो उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह हो रही है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह हो रही है। हमारे पास पता है कि न्यूक्लियस हमारे पास डीएनए मौजूद होता है।
ठीक है। क्या होता है, डीएनए मौजूद होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वहाँ पर डीएनए मौजूद होता है न्यूक्लियस में। अब होता है कि यही डीएनए जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है तो यही डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होकर ऑफ स्प्रिंग में जाता है। ठीक है, तभी जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारे किससे, पेरेंट्स से मिलते हैं, क्योंकि यही डीएनए हमारे पास बोथ फादर एंड मदर से हमारे पास इनहेरिट होता है। तो ये चीज़ हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं अपने फादर और मदर से। तो डीएनए के जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है, पता है कि डीएनए में हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास न्यूक्लियस से होता है उसको कैरी आउट करके उसकी जो इन्फॉर्मेशन बताने का हमें हमारा बायोकेमिस्ट्री बता रहा होता है। ठीक है, उसके बाद स्पेशली डीएनए हमने बात की, डीएनए फॉर एंजाइम, एंजाइम के लिए। उसके बाद हमने एंजाइम का चैप्टर वैसे ही टोटली पूरा हमारे पास चैप्टर अलग एंजाइम का, अगर आप देख चैप्टर नंबर 2 इसी के बाद चैप्टर है, तो एंजाइम का एक टोटल पूरा अलग चैप्टर है। तो उसमें भी आप लोग पढ़ेंगे इस तरीके से। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन किस तरह बनते हैं, एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म्स। तो हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा होता है। It provides information about abnormal mechanisms which lead to diseases। हमारे पास कुछ abnormal mechanisms होते हैं जो हमें diseases की तरफ ले जाते हैं, उनकी information को भी provide कौन करता है, बायोकेमिस्ट्री करता है। जैसे पता है कैंसर सेल है, कैंसर हमारे पास आता है म्यूटेंट सेल की वजह से होता है। तो हमारे पास कहीं ना कहीं सेल में एबनॉर्मलिटीज आई जिसकी वजह से हमारे पास एक डिजीज फॉर्म हो गया, हमारे पास कैंसर सेल हो गया वो। ठीक है, तो इन तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बायोकेमिस्ट्री बता रहा होता है। It ultimately opened doors to the development of medicines and medical equipment to elucidate these abnormalities। और ये हमारे पास मेडिसिन को बनाने के लिए, अपने मेडिसिन की डेवलपमेंट के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए, उस एबनॉर्मलिटीज़ को कम करने के लिए हमारे पास चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिनको हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। मेडिसिन हमारे पढ़ा है, हमारे बहुत से मेडिसिन हमने, जो हमारे पास 9th क्लास का चैप्टर था, लास्ट चैप्टर हमारे पास था जिसमें मेडिसिन के बारे में ही पढ़ा था। तो उसमें जो हमारे पास मेडिसिन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी हमने बताया कि हमारे पास जो मेडिसिन है वो ज़ाहिर है कोई ना कोई केमिकल से मिलके बनी है, किसी न किसी हमारे पास तरह के सब्सटेंसेस से मिलके बनी है। तो वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री करता है। The recent conservation technologies of biochemistry enabled us to investigate and understand most challenging and fundamental problems of biology and medicine। जो हमारा recent concept है या टेक्नोलॉजीज हैं बायोकेमिस्ट्री की, वो हमें बताता है कि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें और समझ सकें ज़्यादा जो हमारे मोस्ट चैलेंजिंग और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हमारे पास बायोलॉजी की आती है उनको हम समझ सकें, और मेडिसिन की जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही होती है उनको हम समझ सकें, उनको इम्प्रूव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज सेल्स फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। हमारे पास जब हमें पता है कि सेल्स से मिलकर हमारे टिश्यू मतलब टिश्यू से मिलकर बस एक ऑर्गन बन रहा होता है। तो जब ऑर्गन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बन रहा होता है तो सेल्स एक दूसरे को किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो हमें बताते हैं बायोकेमिस्ट्री। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल्स कंट्रोल, हमारे पास सेल्स जो ग्रोथ होती है सेल की वो कंट्रोल किस तरह होती है। जैसे हमें पता है कि एक सर्टेन लिमिट पे आके हमारे सेल्स, क्योंकि मजीद ग्रोथ बढ़ती नहीं है, एक हाइट भी हमारे पास होती है, हमारी हाइट मजीद नहीं बढ़ती, तो वो ग्रोथ ऑफ सेल्स किस तरह कंट्रोल किए जाते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, फिर बात की कैंसर की जो म्यूटेंट सेल्स होते हैं तो कैंसर किस वजह से हो रहे होते हैं वो भी हम बायोकेमिस्ट्री बताते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, मेमोरी के मेमोरी के मतलब क्या मैकेनिज्म होते हैं, मतलब हम किस तरह चीज़ों को याद करते हैं। आपको याद हो तो हमने कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन क्लास 10 में मैं आप लोग को रिवाइज नहीं करवाया था कि आप लोग को चीज़ें याद हो कि कोई नई चीज़ हम नहीं पढ़े 11th क्लास में, बल्कि वही चीज़ें बस थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास ब्रेन के हमें सिस्टम्स पढ़े, ब्रेन के हमने पार्ट्स पढ़े थे। जैसे हमने एक पढ़ा था कि हमारी मेमोरी किस तरह स्टोर होती है, हिप्पोकैम्पस एक हमारे पास पार्ट था, इसमें हमें पता है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है, तो हमारे पास मेमोरी किस तरह स्टोर होती है वो हमें बताता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस विच आंसर दीज क्वेश्चन प्रॉपर्ली। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास एक ओनली ब्रांच है साइंस की जो कि हमें इन क्वेश्चंस को बिल्कुल तरीके से आंसर करता है। ठीक है, उसके बाद है एज वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं और सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज फॉर्म होते हैं, while cells are made up of molecules। और सेल्स जो है वो सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एटम्स। अब मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं पता है कि हमने इसलिए ये देखा हुआ है कि सेल्स जो है ना वो हमारे पास जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यूज को क्या करते हैं, फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, और बोला गया कि ये जो सेल्स होते हैं ना ये हमारे पास मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं हमारे पास ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये बॉन्डेड एटम से मिलकर बने होते हैं। ये बॉन्डेड
एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। बॉन्डेड एटम मतलब वो एटम जिसमें कोई ना कोई बॉन्डेड बॉन्ड्स मौजूद हो, किसी तरह बॉन्ड हुआ होगा। जैसे मैंने केमिस्ट्री के टॉपिक में बॉन्ड्स पढ़े होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड वगैरह वगैरह। तो उनमें जैसे मैंने पढ़ा कि एटम जहाँ पर बॉन्ड हो जाते हैं, एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लेते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। इसे हमने पढ़ा होगा। है अभी बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही बस मॉलिक्यूल्स एटम से बॉन्डेड एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे लिखा हुआ है it means that fundamentally living things or organisms are made up of chemicals which explain the second postulate of cell theory. इसका मतलब ये है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फंडामेंटली हमारे पास केमिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट सेल थ्योरी हमने पढ़ा था। सेल थ्योरी हमने क्लास जो है वो क्लास 9 हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी। इसका सेकंड पोस्टुलेट बोल रहे हैं कि बस क्या था कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन द केमिकल कंपोजिशन। कि मतलब स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है सेल का, वो डिपेंडेंट होता है उसकी केमिकल कंपोजिशन में। केमिकल कंपोजिशन किस तरह की है वो उसी तरह का फंक्शन करेगा, किसी उसके इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, हमें पता है कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं। कैसे पता है भाई, हमें मैट्रिक में पढ़ा था, हमें केमिस्ट्री की टॉपिक में पढ़ा था, नंबर बायोकेमिस्ट्री में कि मतलब प्रोटीन जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल से, जो कि छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है, वो बस मैक्रो मॉलिक्यूल आता है। इसका माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब ये किन यूनिट से मिलकर बना है, वो हमारे पास थे अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स थे। अब अमाइनो एसिड जो हमारे पास थे, अगर इनमें हमारे पास स्ट्रक्चर सही ना हो, हमारे सकते जितना हमारे पास जो हमारे पास अरेंजमेंट होनी है वो अरेंजमेंट सही नहीं हो, तो हमारे पास सही तरह काम नहीं होता। तो हमें यही चीज़ बताई जा रही है इसमें कि हमारे पास स्ट्रक्चर और फंक्शन हमारे पास जो डिपेंडिंग होता है वो हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर फंक्शन डिपेंडिंग होता है वो हमारे केमिकल कंपोजिशन होता है। किस तरह केमिकली वो कंबाइन हो रहे हैं, केमिकली कंपोज हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ों से मिलकर बने हैं। Therefore, it is necessary to do the chemical composition of cell and reactions which carry down in these cells to understand the different structures and metabolism of an organism. तो इसीलिए हमें सेल की केमिकल कंपोजिशन को पढ़ना ज़रूरी है, उनके रिएक्शंस को पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम सेल्स में जो भी बस प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी हमारे मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं, उनको हम कैरी आउट कर सकें, स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। हमने पढ़ा केमिकल कंपोजिशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम इसको पढ़ सकें कि हमें केमिकल कंपोजिशन जब पता होगी ना तो हमें पता होगा कि वो किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमें केमिकल कंपोजिशन पढ़ना ज़रूरी होता है। केमिकल कंपोजिशन, किसकी केमिकल कंपोजिशन, हम सेल ही पढ़ेंगे। सेल एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है या कोई भी बात समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस अपने, और उसके बाद फिर आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देंगे। लिखा है कि इट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड लिविंग सेल कंटेन्स अ लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। हमें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चरली जो है वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो बहुत ही हमें बेसिक बात है कि सेल से मिलकर बने होते हैं और उसमें एक लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है। हमारा जो सेल होता है ना, सेल जो हमारा सेल है मतलब न्यूक्लियस में मौजूद, सही है। इसे बोले कि हमारे एक सेल है, इसे बोले बस लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है, इसको प्रोटोप्लाज्म में डाल देते हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या बना है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हमारे होता है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म पता है कि यहाँ घूम रहा होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, हमारे पास जो लिक्विड हमारे पास मौजूद होते हैं सेल के अंदर, जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म में नाम दे देते हैं। ठीक है, जहाँ हमारे पास सारे सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस हमारे पास जो सेंट्रली हमारे पास होता है, न्यूक्लियस जरूरी सेंटर में हो सकती है, लेकिन जो मोस्टली हमारे पास ऑर्गेनिज होते हैं वो सेंटर में होते हैं। उनको मिला के जो हमारे पास बना होगा तो हम प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो, लेकिन अभी भी समझ नहीं आया तो मुझे ज़रूर बता देगा, मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूँगी आपको। ठीक है, अच्छा अब ये लिखा है प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ऐसे लिविंग मैटर होता है इसका। ठीक है, ये लिविंग मैटर होता है, याद रखिएगा इसको। द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल नॉट नोन परफेक्टली। अब ज़ाहिर है हमें प्रोटीन में से कहीं लिविंग मैटर तो उसी केमिकल कंपोजिशन पता होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इसी कोई एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन नोन नहीं है। हमारे पास लिखेंगे अननोन, सॉरी हमारे पास प्रोटोप्लाज्म जी हमारे पास केमिकल कंपोजिशन भी नोन नहीं है, तो लिख देंगे अननोन केमिकल
कंपोजिशन, ठीक है। अभी तक केमिकल कंपोजिशन नोट नहीं है, इसलिए बुक में मेंशन भी नहीं है, कभी आप लोगों को कोई मिस गाइड ना हो, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। उसके बाद लिखा हुआ है हाउ एवर केमिकली इट कंटेन्स 70 to 90% ऑफ H2O। H2 हम जानते हैं, हमने केमिस्ट्री पढ़ी भी अच्छी तरीके से, जानते हैं H2 क्या होता है, वाटर होता है, ऑब्वियसली वाटर होता है, ठीक है। मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या है, मतलब प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90% वाटर होता है, ठीक है। इफ द वाटर इज एवापोरेटेड, अगर वाटर भाप पे उड़ जाए, मतलब और भाप में वैसे हमारे पास वाटर एवापोरेट होता है, भाप की सूरत में उड़ जाता है, तो द रिमेनिंग मास ऑफ सेल उसका ड्राई वेट ऑफ सेल। अगर हमारे पास जो है वो वाटर इस अगर हमारे पास प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, यहाँ प्रोटोप्लाज्म यहाँ मौजूद है, सॉरी यहाँ मीडिया थोड़ा प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, अगर उसका वाटर जो है वो एवापोरेट कर जाता है, तो बाकी जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर बचा है उसको क्या कहेंगे, ड्राई वेट कहेंगे। बहुत ही आसान है बात में, क्योंकि हमारे पास वाटर एवापोरेट हो गया, तो उसकी जो बाकी चीज़ें रहेंगी उसको बोलेंगे ड्राई वेट, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ मैनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन कॉल्ड मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें हमारे पास बहुत कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं और ड्राई वेट में, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बना देते हैं। मतलब वो मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास रिलेट कर और लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सारे सेल हमारे पास होते ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो हमारे पास उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। विच आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की टाइप होती है। पता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने क्लास 10 में पढ़ी थी केमिस्ट्री का टॉपिक, हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास कार्बन दूसरे एटम्स के साथ अपनी चेन बनाया था, लेकिन मोस्टली वो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। मोस्टली ये चीज़ें थी, लेकिन ऐसा नहीं कि हर दफा ऐसा, वो नाइट्रोजन के साथ बनाया था, हमने अमाइनो एसिड पढ़ा था, ठीक है। तो वो चीज़ थी हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सो द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। तो हमने पढ़ा है कि सेल में जो हमारे पास अगर ड्राई वेट होता है, हमारे पास ड्राई वेट मौजूद है, इसमें हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं कार्बन की चेन्स। तो पता है कि इसमें बोलेगा कि सो द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत से कंपाउंड प्रोड्यूस हमारे पास आ रहे होते हैं, तो बहुत सारे रहते हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स हम उनको नाम देते हैं, ठीक है। हमने याद रखिएगा बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। द एलिमेंट विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर मेनली। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए इनकी सिंथेसिस, इनको बना, सिंथेसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। बनाना, ये वाला बनाना नहीं जो हम लोग खाते हैं, बनाना मतलब ये वाला बनाना, बिल्ड करना, ठीक है। बनाना, ठीक है। तो बस बनाना, तो बस सिंथेसिस कराना। तो हमारे पास इन बायोमॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए जो हमारे पास मेनली 6 जो है ना वो मौजूद होते हैं एटम्स। एक हमारे पास होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है फॉस्फोरस, जिसको हम पी से शो करते हैं, और एक होता है हमारे पास सल्फर, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ याद रख लें, कोई इसका बना लें, कोई रिदम बना लें कि आप लोग ये याद रखें कि मेनली 6 होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ 6 होते हैं, मेनली बोला कैसे, मेनली मतलब और भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली क्या है, ये 6 है। अच्छा, द फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली, दे फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली दिया आएगा, दे फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 98% ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास बिल्कुल इतने ज़्यादा मेन है, ये इतने ज़्यादा मेन है कि ये इस बायोमॉलिक्यूल्स के 98% फॉर्म कर रहे हैं, 98%। तो आप सोच सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स कितने एटम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एटम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जी मिलकर, अब हम बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स को बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स तो एटम हमारे एटम्स में जब मिलते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये हमारे पास मिलकर आपस में किसी तरह बॉन्डिंग करके हमारे पास क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, कि 98% हमारे पास बना रहे होते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आखिरी आज के हमारे पास वीडियो का आखिरी टॉपिक है, उसके बाद इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल मतलब बेसिक हो गया, ठीक है। बेसिक टाइप हमारे पास क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स की हमने पढ़ा। बायोमॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो है वो 6 एटम हमने अभी पढ़ा। बायोमॉलिक्यूल्स में हमारे पास मेनली जो है वो 6 हमारे पास मौजूद होते हैं एटम्स, जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स का 98% बना रहे होते हैं, ठीक है। हम पास अब पढ़ते हैं फंडामेंटल टाइप्स क्या होती है बायोमॉलिक्यूल्स की, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू
फॉलोइंग रूल्स अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबिलिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास डिवाइड किए जा सकते हैं इन फॉलोइंग रूल्स में। तो आप लोग को बुक में ये फॉलोइंग रूल्स आप लोग को दिए हुए हैं, या आप लोग बुक में देखिएगा तो आप लोग दिए हुए कि इनमें हम डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन जो आप इनमें वेरिएबिलिटी इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म, इन बेसिस पे इनको हमने क्लासिफाई किया, डिवाइड किया है इनके स्ट्रक्चर की वजह से, इनके फंक्शन और बस हाँ हमारे पास स्ट्रक्चर की वजह से और फंक्शन की वजह से हमने क्लासीफाई इस तरह के किया है। हमारे पास लिखा कार्बोहाइड्रेट, ये वर्ड सुने नहीं होंगे, कोई नया वर्ड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया हमारे पास। अच्छा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारा पहले सिलेबस में नहीं था, डायनामोमेट्रिक के, तो हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स एक नया टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम एंड ऑफ द चैप्टर में पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स टॉपिक है, तो इंशाल्लाह करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके बाद पास प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन हमने पढ़ा हुआ है। लिपिड्स भी हमने क्लास 10 में पढ़ा था केमिस्ट्री में। न्यूक्लिक एसिड मौजूद है और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये हम तमाम चीज़ें हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आपको टेंशन में लीजिए कि मैंने एक एक वर्ड सब पढ़ दी है, ये डिटेल में भी आगे हम पढ़ेंगे। आप प्लीज़ इधर पूरा चैप्टर इन्हीं टॉपिक पे है, तो आप लोग को मज़ीद इसमें डिटेल मिलेगी। बाकी जो चार्ट बना हुआ है ना, इसको अभी पढ़ने का वैसा तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ आ नहीं रहा होगा। ये बताइए, ये चार्ट कब पढ़ने का, ये चार्ट एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ने के लिए। आप पूरा चैप्टर फिनिश कर लेना, तब ये चार्ट पढ़िएगा, तब आप लोगों को चार्ट समझ आएगा। क्योंकि इसमें लिखा है कि बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं, उनमें यूनिट्स यानी माइक्रो मॉलिक्यूल, किन किन माइक्रो छोटे छोटे यूनिट से वो मिलके बने हुए होते हैं, और उनकी लिंकेजेस क्या है, कौन सा बॉन्ड उनमें फॉर्म हो रहा है, कौन सी जो है ऐसा लिंकेज है जो कि एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर से, यानी एक यूनिट को, एक छोटे यूनिट को दूसरे छोटे यूनिट से मिला रही है, उनके बीच में से क्या चीज़ है कि उनको मिला रही है, और कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, तो हम सिर्फ अभी इसको, इस चार्ट को अभी फिलहाल पढ़ने का फायदा नहीं है। आप लोग रीड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को अभी समझ नहीं आएगा। एंड ऑफ द चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है और अब इसने डाल दी है, लेकिन बाकी चैप्टर में अभी चीज़ें ये डिफाइन होंगी। ठीक है, तो इसको आगे हम पढ़ लेते हैं। जैसे वेरिएशन फॉर्म इन लिटरेचर अबाउट द परसेंटेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल। हमारे पास सेल में बायोमोलिक्यूल्स किन किन परसेंटेज मौजूद है, उसमें हमारे पास वेरिएशन तो होती है। ठीक है, किसी सेल में कुछ होते हैं, किसी सेल में इतने परसेंट होते हैं, किसी सेल में इतने परसेंट होते हैं, लेकिन इट इज़ बिकॉज डिफरेंट सेल्स विद इन द सेम बॉडी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं, कुछ एनिमल्स की बॉडीज़ हो गई, कुछ बैक्टीरिया की बॉडी हो गई, कुछ प्लांट्स के हमारे पास स्ट्रक्चर हो गए, तो उनमें जो बॉडी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो उनमें जो बायोमोलिक्यूल्स अलग अलग अमाउंट में होते हैं, इसीलिए उनमें वेरिएशन पाई जाती है उनके। अगर हम बोले कि नहीं हमें इस सेल के, हम अगर बोले कि हम इस सारे सेल का हमें बता दो कि ये चीज़ कितने परसेंट है, तो हम नहीं बता सकते सारे सेल का एक साथ, क्योंकि हमारे पास सबकी बॉडी के अलग अलग हमारे पास परसेंटेज होती है। Therefore, these values are always taken as average amount. अगर हमें फिर ही बोलेगा कोई एक सारे क्लास का, हमें क्लास पढ़ा है, क्लास फाइल हमें चीज़ें पढ़ेगा, बोलेंगे कि एक पूरी क्लास का हम बताएं कि इसमें कितने हमारे बायोमोलिक्यूल्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे, और क्योंकि हमारा हल नहीं है। ठीक है, therefore these values are always taken as average values. Approximate percentage of chemical composition of a particular bacteria and a typical mammalian cell is given in table. टेबल में बस जो है वो परसेंटेज के लिहाज से दी हुई है कि हमारे पास कौन से बायोमोलिक्यूल्स कितनी परसेंटेज में मौजूद है। अच्छा, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि एक आपने देखा है बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल का मतलब है कि बैक्टीरिया के सेल में हमारे पास वो बायोमोलिक्यूल्स कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं। ठीक है, ये चीज़ मौजूद है। उसके बाद हमारा लिखा हुआ है एक में मैमेलियन सेल। मैमेलियन सेल वो सेल जो कि अपने मैमल के टिश्यू से लिया हो, मैमल्स के टिश्यू से हमने लिया हो, मैमल्स के टिश्यू से लिया हो। ठीक है, मतलब ये है कि मैमल्स क्या होता है, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि भाई मैमल्स होते क्या है। मैमल्स की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन हम अभी कुछ की बात कर लेते हैं कि मैमल्स जो होता है मतलब उनमें वर्टिब्रेट मौजूद होती हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट होता है, तो ऐसे मैमल एक क्लास है हमारे पास। ठीक है, मैमल्स एक क्लास है हमारे पास, तो अगर मैमल्स की बात करते हैं, मैमल्स एक वर्टिब्रेट मौजूद होता है उनमें। साथ ही साथ उनमें हमारे पास कुछ उनकी बॉडी पे हेयर मौजूद होते हैं, हेयर्स मौजूद होते हैं, हेयर मौजूद होते हैं, हेयर, उनकी बॉडी पे हेयर मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारे पास की एग्जाम्पल में कैट आ जाती है, ह्यूमन्स आ जाते हैं, और वगैरह वगैरह कुछ। ठीक है, कैट में हम देखें तो हमें वर्टिब्रेट होते हैं, ह्यूमन्स, इवन ह्यूमन्स में भी हमारे पास मैमल्स की क्लास है, ह्यूमन्स भी हमारे मैमल्स की क्लास में से होते हैं, मैमेलियन सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने चार्ट किया, मैं चार्ट को बस इतना रीड करें क्योंकि ये चार्ट इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे आप सिर्फ वाटर का देख लें, वाटर मतलब देख लें, उसमें से हो सकता है एमसीक्यू बन जाए वाटर का। मॉलिक्यूल नंबर दिए हुए हैं, एक बैक्टीरिया सेल का देखिए, बैक्टीरिया की सेल में कितनी परसेंटेज में चीज़ें मौजूद हैं, और एक मैमेलियन सेल में कितनी परसेंटेज में चीज़ें मौजूद हैं।
वाटर में हमारे यहाँ पर 70% होता है, मेमोरी सेल में 70% होता है, प्रोटीन में 50% होता है, सॉरी हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल है उसमें वाटर 70% होता है, मेमोरी सेल में वाटर 70% होता है, दोनों में सेम अमाउंट होता है। बैक्टीरियल सेल में पास प्रोटीन 15% होता है, मेमोरी सेल में 18% होता है। बैक्टीरियल सेल में पास 3% होता है, मेमोरी सेल में पास 4% होता है। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया से हमारे पास 2% जो लिपिड्स होते हैं, इसलिए हम लोग परसेंटेज दे सकते हैं सब चीज़ों की परसेंटेज। जैसे देखिए अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जिसका बस मोस्टली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग मोस्टली, ये आप लोग हमेशा के लिए नहीं कर लेंगे, ऑलवेज नहीं होता है, ये ऑलवेज नहीं होता, हमेशा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे अदर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, आयंस का मतलब पता होगा आप लोगों को, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है इनका इसमें टूट जाना आयोनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनका इन चार्जेस में टूट जाना आयोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये हम क्या बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन का आयन है, इस पर चार्ज मौजूद है, वो अलग हो गया उससे। ये OH का आयन है, हाइड्रोजन का आयन है, क्योंकि क्या है, ये अलग हो गया उससे, मेरे पास चार्ज मौजूद है, उसको बोलेंगे आयंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक आयंस बैक्टीरियल सेल में 1% और बैक्टीरियल सेल में भी 1%। इस तरह आज हमने अपने ये 3 टॉपिक जो हमारे पास मौजूद थे बुक में, सिन बोर्ड की बुक में, वो हमने आज कवर की। आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग ने जो चीज़ें समझी हैं, पढ़ी हैं, उसके नोट्स बना लें, साथ ही साथ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके नोट्स बना लें। बेटा क्या होता है, आप जो नोट्स बनाते हैं ना, उसको ये नहीं कि नोट्स बना के भी छोड़ दें, क्योंकि बच्चों का होता है नोट्स बना के बस छोड़ दिया कि हमने बस लिख तो लिया अपने पास, हमें याद ही होगा। तो नोट्स बना के छोड़ने वाली बात नहीं है, नोट्स बना के आप लोग को अगले दिन रिवीजन भी करना है। इसका रिवीजन नहीं करेंगे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, जो आज पढ़ा वो कल सब भूल जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूरी काम कीजिएगा। और अगर आप लोग को दूसरी सब्जेक्ट की चीज़ें देखनी है, दूसरे सब्जेक्ट के आप लोग को चैप्टर्स देखने हैं, तो आप लोग फिर कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।